हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक फैंटेसी, फेरी टेल और रियलिटी से भरी हुई मूवी पैन्स लेबिरिंथ एक्सप्लेन करूंगी, जिसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी के पीछे काफ़ी पावरफुल मैसेज छुपा हुआ है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी इतनी सफल रही कि कांस फेस्टिवल में इसको 22 मिनट तक प्लेस मिला। 2007 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट भी किया गया। मूवी की शुरुआत होती है ओफेलिया से, जो किसी अनजान घटना के बाद अपनी आखिरी की सांसें गिन रही होती है। और फिर मूवी रिवर्स होते हुए कोई नरेटर एक अंडरग्राउंड किंगडम की कहानी सुनाने लगता है, जो धरती की दुनिया से बिल्कुल अलग महल में रहने वाली एक राजकुमारी की है, जिसका हमेशा से सपना था कि वो धरती के नीले आसमान और सूरज की रोशनी को महसूस कर सके। और फिर एक दिन वो गार्ड्स की नज़रों से बचकर एक मैजिकल पोर्टल के रास्ते धरती में पहुंच जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान कि सूरज की तेज रोशनी के कारण वो अंधी और उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर अंत में वो इंसान बन जाती है। फिर धीरे धीरे ठंड और बीमारी के कारण वो मर गई और इस तरह उसकी आत्मा कहीं गुम हो गई। पर उसके पिता, जो कि राजा थे, वो उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन होता है कि उनकी बेटी पुनर्जन्म लेकर अपने घर वापस लौटेगी, जिसका वो मरते दम तक इंतजार करते हैं। और फिर मूवी 1944 में मुड़ जाती है, जहां अब भी स्पेनिश सिविल वॉर चल रही होती है और भी छोटे गोरिल्ला ग्रुप्स जो तानाशाही सरकार फ्रांसिस्को फ्रैंको के खिलाफ अब भी लड़ रहे होते हैं। और उसी दौरान कैरमन अपनी बेटी ओफेलिया के साथ अपने दूसरे पति विदल के साथ रहने के लिए सफ़र कर रही होती हैं, जो किसी ओल्ड मिल में तैनात हैं गोरिल्ला ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए। कैरमन की कहानी ये है कि उनके पहले पति एक टेलर थे जो वॉर में चल बसे, और ओफेलिया उनकी बेटी थी जिसे फेरी टेल की कहानियाँ बहुत ही पसंद थी। वहीं अब कैरमन विदल के बच्चे से प्रेग्नेंट हैं। उन्हें मजबूरी में फिर से शादी करनी पड़ी क्योंकि ओफेलिया के फ्यूचर पे कोई अफेक्ट ना पड़े। प्रेगनेंसी के कारण उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब थी और इस ट्रैवलिंग के कारण और भी होने लगी थी। इसी सफ़र के दौरान वो थोड़ी खुली हवा लेने के लिए कार को एक घने जंगल में रुकवाती हैं और उसी दौरान कैरमन की तबीयत और ख़राब हो जाती है। कैरमन की तबीयत में सब लोग बिजी हो जाते हैं। उधर ओफेलिया कुछ दूर पर टहलने के लिए निकल जाती है, जहां पर उसको एक पत्थर मिलता है जिसमें अजीब से कार्विंग्स बने होते हैं। वहीं कुछ दूर पर उसे एक स्टैचू भी नज़र आता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि ये पत्थर उस स्टैचू का हिस्सा है। जैसे ही वो उस पत्थर को स्टैचू से लगाती है, अचानक से स्टैचू के होल से एक ग्रास हॉपर बाहर आने लगता है, जो बिल्कुल उसी फेरी टेल किताब की तरह दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है, वो ग्रास हॉपर उसके पीछा करते हुए उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वो मानो ओफेलिया को टीज कर रहा हो, और ओफेलिया उस सिटी में उसका पीछा करते हुए किसी मिस्टीरियस गार्डन में जा पहुंचती है। भूल भुलैया जैसी झाड़ियों में वो चली जाती है। इससे पहले ओफेलिया आगे बढ़ पाए, उसकी मेड मर्सिडीज उसे बुला लेती है और हम उस ग्रास हॉपर को साफ देख सकते हैं कि वो डिसअपॉइंट हो गया था। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जैसे कि विदल बहुत ही डिसिप्लिन और समय का पक्का इंसान होता है, जो देश के तानाशाही ओबीडिएंट फॉलोअर होने के नाते आसपास मासूम गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करने का उसके सर पर जुनून सवार था। इसीलिए एक समय पर बिना सोचे समझे वो मासूम किसानों को जासूस समझकर बेरहमी से मार देता है। ईगोइस्ट विदल ने कैरमन की तबीयत की परवाह ना करते हुए उसे जानबूझकर इतनी दूर ट्रैवल करवाया, सिर्फ इसलिए कि अपना मिशन पूरा होने के बाद उसके बेटे को प्योर स्पेन में सांस लेने का मौका मिले। और ये कंफर्म नहीं था कि उसे बेटा ही होगा। उसके बिहेवियर से साफ समझ में आ रहा था कि उसे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी किसी भी हालत में, क्योंकि उसके हिसाब से एक बेटा ही उसका नाम रोशन कर सकता है। इसीलिए वो ओफेलिया के प्रति थोड़ी भी अटैचमेंट नहीं दिखाता। उसकी मेड मर्सिडीज गोरिल्ला ग्रुप के लीडर की छोटी बहन होती है, जो सीक्रेटली विडल की स्ट्रेटजीज को गोरिल्ला ग्रुप तक पहुंचा रही होती है, जिसमें विडल का पर्सनल डॉक्टर फेरियर भी शामिल होता है, क्योंकि कई लोग सिवाय आर्मी के विडल के पक्ष में नहीं होते हैं। फिर उसी हाफ मून की रात को फिर से वही ग्रास हॉपर ओफेलिया के कमरे में आता है
पर इस बार ओफेलिया के समझ में आता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। ओफेलिया उसे अपनी किताब की ड्राइंग दिखाती है जो उसी की तरह दिखाई देती है और अब वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रास हॉपर सच में एक किताब की फेरी में बदल जाता है और वो उसे फिर से उसी गार्डन में ले जाती है जहाँ पर भूल भुलैया के आखिरी में नीचे की तरफ एक गुफा नजर आती है। इतना कम नहीं था कि उसकी फेरी टेल की कहानियां सच साबित हो रही थी क्योंकि उसकी मुलाकात अर्थ लाइक क्रिएचर कॉल्ड फॉन से होती है जो ओफेलिया को बताता है कि वो एक प्रिंसेस मोआना का पुनर्जन्म है जिसके पिताजी अंडरग्राउंड किंगडम के राजा हैं। दुनिया भर में उन्होंने पोर्टल ओपन किए हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन उसकी बेटी लौटेगी। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए फॉन उसे बताता है कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर एक हाफ मून का मार्क है और पोर्टल पर बनी मूर्ति उसकी यानी कि फॉन खुद और ओफेलिया की मूर्ति है। पर उसे किंगडम में लौटने के लिए फुल मून से पहले 3 टेस्ट पास करने होंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि वो पूरी तरह से मॉर्टल नहीं बनी है। वो उसे द बुक ऑफ क्रॉसरोड देता है जो उसे भविष्य और परीक्षा के बारे में बताएगा जो उसे अकेले में खोलनी है, लेकिन वो उसे तभी खोल देती है जिससे कि उसे उस किताब में ब्लैंक पेजेस नजर आते हैं। इससे पहले वो फोन से कुछ पूछ पाती, फोन गायब हो चुका था। अब अगली सुबह ओफेलिया को अपने फेरी टेल अनुभव पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो अकेले में अपने मार्क को चेक करती है जो कि सच साबित होता है। अपने टेस्ट के लिए वो बुक को ओपन करती है और तब उसे उसका पहला टेस्ट मिलता है जहाँ मील से कुछ दूर एक पेड़ है जो मरने की कगार पर है क्योंकि एक मॉन्स्टर मेंढक ने उसकी जड़ में अपना घर बना लिया है जिसके कारण पेड़ कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए उसे कैसे भी करके मेंढक के मुंह में मैजिकल बीन्स डालने हैं ताकि वो उसके शरीर से गोल्डन रिट्राइव कर सके जो उसे अगले टेस्ट में काम आएगा और तभी वो पेड़ बच पाएगा। ओफेलिया कीचड़ से होते हुए पेड़ के नीचे की गुफा में एंटर कर जाती है जहां अंत में उसका सामना रियल जाइंट मॉन्स्टर मेंढक से होता है जो इस पेड़ के रूट के नीचे के कीड़े खाकर जिंदा है। ओफेलिया घबराती है पर हिम्मत करके चालाकी से उसे वो कीड़े खिलाने के बहाने मैजिकल बीन्स खिलाने में सफल हो जाती है जिसके असर से मेंढक का पूरा इंटेस्टाइन बाहर निकल आता है जिसमें से उसे एक गोल्डन की मिलती है जिससे वो अपना पहला टेस्ट पास कर जाती है। वहीं विडेल एक जीनियस पर कनिंग प्लान बनाता है अपने दुश्मनों के खिलाफ। गांव के सारे राशन और मेड सप्लाई अपने पास रख लेता है ताकि गोरिल्ला ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए साधन न मिले, जिसकी अज्यूमिंग की एक लौती चाबी अपने पास वो रख लेता है। अगली सुबह ओफेलिया फिर उस बुक को ओपन करती है पर इस बार उसे किताब पर खून ही खून नजर आता है और तभी उसकी माँ एकदम गंभीर हालत में मिलती है। डॉक्टर के हिसाब से उन्हें कांस्टेंट रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए ओफेलिया को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अपनी माँ की फिक्र में वो अगला टेस्ट ना करने का सोचती है पर उसी रात फोन लौट आता है जो उसकी माँ की तबीयत सुधारने के लिए वो उसे एक मैड्रिक रूट देता है जो उसे फ्रेश मिल्क में अपने खून की 2 बूंद मिलाकर उनके बेड के नीचे रखना है और उसके अगले टेस्ट के लिए वो उसे एक मैजिकल चौक और उसे कुछ फेरीज देता है जो उसे सही राह दिखाएंगी क्योंकि उसका अगला टेस्ट बहुत ही खतरनाक है और उसे समय रहते लौटना होगा और कुछ भी करके गलती से भी बाहर रखी किसी भी खाने की चीज़ को उसे हाथ नहीं लगाना है। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब ओफेलिया फिर से बुक को ओपन करती है और जैसे कि उसे फोन ने वार्निंग दी थी उसे उस बुक पर कुछ शैतानी आकृतियां नजर आती हैं। अब किताब के टेस्ट को पूरा करने के लिए उसे मैजिकल चौक से एक दरवाज़ा बनाना है और फिर उसे सैंड क्लॉक को स्टार्ट करना है और वो वैसा ही करती है और खुद को एक शैतानी किले में पाती है जहां डरावनी आवाज़ें और किले के अंदर एक मॉन्स्टर खाने की टेबल पर बैठा होता है जिसकी आंखें प्लेट पर रखी हुई होती हैं और दीवार पर डरावनी पेंटिंग जिसमें वो मॉन्स्टर बच्चों को खा रहा होता है वो पेंटिंग्स दीवार पर लगी हुई होती हैं। ओफेलिया ये सब देखकर डर जाती है लेकिन वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो फेरिस को बॉक्स से आज़ाद करती है जो उसे 3 दरवाजों में से बीच के दरवाजे की तरफ इशारा करती है जहां उसे गोल्डन की का इस्तेमाल करना है पर बीच वाला दरवाज़ा सही नहीं निकलता है।
इसीलिए वो अपनी मर्जी से दूसरे दरवाजे में की का इस्तेमाल करती है जो सही निकलता है। उसे खोलने पर उसे एक शाइनिंग चाकू मिलता है। अब उसे यहाँ से वापस जाना है, लेकिन फ़ोन के वार्निंग देने के बाद भी ओफेलिया डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और वो वहाँ से एक अंगूर उठाकर खा लेती है। फेरिस उसे वार्न भी करती हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है, जिसके बाद मॉन्स्टर जाग जाता है। उसके बाद वो प्लेट पर रखी आँखों को अपनी हथेलियों पे लगाता है, जिससे वो ओफेलिया को देख लेता है और वो उसके पीछे भागने लगता है, पर वो फेरिस बीच में आ जाती हैं ओफेलिया को बचाने के लिए। वो उन फेरिस को खा जाता है इससे पहले कि ओफेलिया वहां से भाग पाती। टाइम खत्म होने की वजह से चौक से बना हुआ दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिर ओफेलिया को याद आता है कि उसके पास अभी भी जादुई चौक है, इसीलिए वो ऐन मौके पे चौक की मदद से फिर से दरवाजा ड्रॉ करती है और वहां से बाहर आ जाती है। अगले दिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वही मैजिकल रूट वो अपनी माँ के बेड के नीचे रखती है, जिससे कि उसकी माँ ठीक होने लगती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्रुप के लोग मील से कुछ दूर ट्रेन ट्रैक को उड़ा देते हैं, जिससे विदेल का पूरा ध्यान वहां चला जाता है ताकि इस तरफ गोरिल्ला ग्रुप के लोग सप्लाई को लूट सकें। विदेल जब तक वापस लौटता है, गोरिल्ला ग्रुप ने सारा सामान चुरा लिया था। विदेल की नज़र स्टोर रूम के ताले पर पड़ती है, जिससे ये साफ पता चल रहा था वो ताला चाबी से खोला गया है, ना कि उसको तोड़ा गया है। और इसका शक मर्सिडीज पर जाता है, क्योंकि विदेल ने मर्सिडीज से कहा था स्टोर रूम की एक ही चाबी है जो कि उसके पास अभी भी है। इस सब का यही कंक्लूजन निकलता है। उस चाबी की डुप्लीकेट चाबी भी है जो शायद मर्सिडीज के पास है और वो गोरिल्ला ग्रुप की मदद चोरी छुपे कर रही है। फिर वो उस गोरिल्ला ग्रुप के लोगों का पीछा करता है, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिनमें से एक गोरिल्ला ग्रुप का लड़का बच जाता है। विदेल उसे बहुत टॉर्चर करता है अपने लोगों का पता बताने के लिए। दूसरी तरफ फोन उसी रात लौटता है। उसके वार्न करने के बाद भी ओफेलिया ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस पर बरस पड़ता है और वो उसे लास्ट टेस्ट देने के लिए मना कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो मॉर्टल बनकर यहीं पर फंस जाएगी। उसके बाद विडेल डॉक्टर को उस लड़के का इलाज करने के लिए कहता है ताकि वो उसे बार बार टॉर्चर कर सके। डॉक्टर उस पर तरस खाकर उसे जहर का इंजेक्शन दे देता है, लेकिन विडेल को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर भी उन लोगों से मिला हुआ है। उसके बाद जब डॉक्टर जा रहा होता है, विदेल उसे गोली मार देता है। वहीं ओफेलिया के रूट केयर का पता चलने पर विदेल उसे काला जादू समझता है, जिसके बाद कैरमेन रूट को आग में फेंक देती है, जिसके बाद कैरमेन मर जाती है पर उसका बच्चा सरवाइव कर जाता है। अब विडेल को मर्सिडीज पर फिर से शक होता है और वो उस पर नजर बनाए रखता है। मर्सिडीज को विडेल के हाव भाव से पता चल गया था कि उसको शक हो गया है उस पर, इसीलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और ओफेलिया को आखिरी बाय बोलने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ओफेलिया उससे जिद करती है उसके साथ चलने के लिए, पर वो भागने से पहले पकड़ी जाती है। विदेल ओफेलिया को उसके कमरे में बंद कर देता है और मर्सिडीज को टॉर्चर करने के लिए अपने रूम में लेकर जाता है, जहां उसने हथियार रखे होते हैं। लेकिन मर्सिडीज ने भी अपने पास एक चाकू छुपा कर रखा होता है हमेशा से, जिसकी मदद से वो विदेल को घायल करके वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और कुछ ऑफिसर उसका पीछा करते हुए उसके भाई के ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। वहीं फोन उसी रात को ओफेलिया के पास लौटता है। ओफेलिया को आखिरी मौका देने का तय करता है और वो ओफेलिया से बिना सवाल किए अपने छोटे भाई को लिब्रंथ लाने के लिए कहता है और उसे चौक भी देता है ताकि वो वहां से भाग सके। ओफेलिया मैजिकल चौक की मदद से विदेल के रूम में पहुंच जाती है अपने छोटे भाई को लेने के लिए। उसके बाद ओफेलिया अपने छोटे भाई को लेकर गार्डन की तरफ भागती है। दूसरी तरफ मर्सिडीज अपने भाई और अपनी आर्मी के साथ विदेल की तरफ धावा बोल देती है। वो ओफेलिया को बचाने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वो अपने भाई को लेकर वहां से चली गई होती है और विदेल उसका पीछा कर रहा होता है। ओफेलिया भागते भागते गुम हो जाती है और विदेल उस तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी वहां पर दीवार के बीच से एक रास्ता खुलता है
और ओफेलिया के अंदर जाते ही वो रास्ता बंद हो जाता है। वहीं जब ओफेलिया लिवरंथ पहुंचती है तो फ़ौरन उसे बताता है कि दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन करने के लिए उसे अपने भाई के खून की कुछ बूंदें पोर्टल में डालनी होंगी। पर ओफेलिया इसके लिए तैयार नहीं होती है। वो अपने भाई को चोट पहुंचाकर खुद को आज़ाद नहीं करना चाहती है, फिर चाहे उसे यहीं फंसे रहना पड़े। पर उसी समय विदाल वहाँ पर आ जाता है और उसे फ़ौरन दिखाई नहीं देता है। उसके बाद विदाल ओफेलिया से अपना बेटा लेकर ओफेलिया को गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर निकलते ही मर्सिडीज और उसके लोग उसे घेर लेते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अब ये उसका आखिरी पल है। इसीलिए वो मर्सिडीज को अपना बेटा देते हुए कहता है कि उसके बेटे को ज़रूर बताना कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। पर उसे मारने से पहले वो उसे बताते हैं कि वो उसके जैसे निर्दयी इंसान के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, और फिर वो उसे गोली मार देते हैं। ओफेलिया के आखिरी के समय में उसका खून लिबरन पोर्टल में पड़ जाता है और तभी ओफेलिया अचानक से खुद को अपने किंगडम में पाती है, जहाँ उसकी माँ एज अ क्वीन, पिता एज अ किंग उसका स्वागत करते हैं, जो कहते हैं फाइनल टेस्ट में वो सफल रही। क्योंकि रियलिटी में फाइनल टेस्ट यही था कि क्या वो अपनी आज़ादी के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। और अब मूवी फिर से वहीं से शुरू होती है जिस सीन से शुरू हुई थी, और मूवी के अंत में ओफेलिया मर्सिडीज के सामने अपना दम तोड़ देती है। मूवी के आखिरी में वही नरेटर उसी ब्लॉसमिंग ट्री की तरफ दर्शाते हुए नरेटर कहता है कि ओफेलिया अपने किंगडम में बिल्कुल ठीक है, जिसने जाने से पहले धरती पर अपनी कुछ छाप छोड़ दी थी, जो उन्हीं को दिखाई दे सकती थी जिन्हें पता हो कहाँ देखना चाहिए। और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने पावरफुल मैसेज की बात की थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। दरअसल ये पूरी मूवी डिसोबीडियंस यानी कि आज्ञा का पालन ना करना यानी कि चॉइस पर आधारित है, क्योंकि हमेशा रूल्स फॉलो करना भी सही नहीं होता है। वहीं ना फॉलो करने पर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की बात ना मानने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं ओफेलिया का फ़ोन का आदेश ना मानने पर 2 फेरिस और आखिरी के टेस्ट में उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी, ऑल्दो वही लास्ट में वो सही साबित होती है। वहीं दूसरे टेस्ट में वो फेरिस की बात को इग्नोर करते हुए अंगूर खाती है, क्योंकि वो ओफेलिया को बार बार गलत दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं, और आखिरी टाइम में वो फ़ोन के रूल्स ना फॉलो करने पर ही अपने किंगडम लौट पाई। अगर उसने फ़ोन की बात मानकर अपने भाई का खून इस्तेमाल किया होता तो वो टेस्ट में फेल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्रुप का तानाशाही सरकार के खिलाफ डिफेंस करने के कारण उसकी जीत हुई। वहीं मूवी में आज भी सबसे बड़ी डिबेट ये भी है कि अगर ओफेलिया की फैंटेसी इमेजिनेशन थी, दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो उसकी फैंटेसी रियल थी, जिसका पहला ड्यू हमें तब मिलता है जब मर्सिडीज ओफेलिया के बनाए हुए चौक के दरवाजे को देखती है, जो ओफेलिया ने ड्रॉ किया था भागने के लिए, वरना वो लॉक रूम से कैसे भाग सकती थी अपने भाई को लेकर। दूसरा तक ये भी है, जब ओफेलिया गार्डन में गुम हो जाती है तो वहाँ पर मैजिकल रास्ता कैसे बनता है, वहीं विदाल के आने पर वो रास्ता बंद हो जाता है। तीसरा मूवी के आखिरी में जब मुरझाए पेड़ पर फूल खिलना, जहाँ पर ग्रास हॉपर का दिखाई देना। मूवी में फॉन लाइक क्रिएचर दरअसल एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी हाफ ह्यूमन गॉड लाइक क्रिएचर है, जो सैटस रिलेटेड है। वहीं द बुक ऑफ क्रॉस रोड उन किताबों को कहा जाता है जो दुनिया के बीच का दरवाज़ा होता है। और आखिरी में मूवी में दूसरा क्रिएचर दरअसल वो मिथोलॉजी क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये एक पेंटिंग से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।